शुगर केन यानी गन्ना। एक्चुअल में शुगर केन एक ट्रॉपिकल फसल होती है, ज़्यादातर ये उष्ण कटिबंध में होगी और ये एकमात्र ऐसी फसल है जो कंप्लीट होने में 1 साल लेती है। बिजाई से लेकर कटाई तक इसको 1 ईयर कंप्लीट चाहिए और ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगी जब हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगी, यानी रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है और इसकी कटाई हमेशा विंटर सीजन में होती है, क्योंकि जो गुड़, खांड और चीनी जो आप बनाओगे वो केवल सर्दियों में ही बनती है। तो चलो देखते हैं शुगर केन। तो ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल समझते होगे, बार बार आपको बताया गया है। हाँ, ट्रॉपिकल्स का मतलब है अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर साल भर समर रहती है, साल भर गर्मी रहती है। तो ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हो ये है ट्रॉपिकल्स, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पर है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से जाती है, जो 8 स्टेट से जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके नीचे का साउथ का जो हिस्सा है वो ट्रॉपिकल्स है, उसके पास वाला एरिया सब ट्रॉपिकल है और हरियाणा जो है ये आप मान के चलिए कि टेम्परेट में है, ठीक है। तो इन सारे एरिया में शुगर केन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये कहीं कहीं पर रेन फीड कंडीशन में हो जाती है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट इफेक्ट करती है वो होती है या तो इसको हुमाइड क्लाइमेट चाहिए। हुमाइड का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, आर्द्र या उप आर्द्र। उप आर्द्र का मतलब कि बारिश भी हो जाए, बाकी का थोड़ा बहुत इरिगेशन से काम चल जाए। देन आता है ये एक लार्जली इरिगेटेड क्रॉप है, यानी इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। जैसे हमारा हरियाणा, पंजाब है तो यहाँ पर समर सीजन अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा इरिगेशन इसमें करनी पड़ती है। जून जुलाई में बारिश आ जाती है, उसके बाद रेनी सीजन में तो रेन से काम चल जाता है। देन आता है इंडो गंगेटिक प्लेन, उत्तर भारत का मैदान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब के अंदर ये ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है और सबसे ज़्यादा इसका जो कंसंट्रेशन है गन्ने की खेती का वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश शुगर केन का लीडिंग स्टेट है एरिया के आधार पर, ठीक है। देन आता है इसके साथ साथ यदि साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया में भी शुगर केन होता है, वो होता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। शुगर मिल की अगर बात करोगे तो शुगर मिल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ गुजरात में काली मिट्टी में कपास के साथ गन्ना अच्छा हो जाता है। गुजरात में जो ब्लैक सॉइल मिलती ना, वो वैसे तो कॉटन के लिए फेमस है, बट उसमें शुगर केन भी अच्छा खासा हो जाता है। देन आता है इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में भी गन्ना हो जाता है, ठीक है। यदि आप बात करोगे प्रोडक्शन की तो भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गन्ने का। दुनिया में हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं गन्ने के उत्पादन के आधार पर। नंबर 1 पे ब्राज़ील है, ठीक है, हम सेकंड पे हैं। ये तो हो गया गन्ना पैदा करने के आधार पर। यदि चीनी के आधार पर भी बताऊं कि गन्ने से जब हम चीनी बना लेते हैं तो चीनी उत्पादन में भी हमारा रैंक जो है वर्ल्ड में सेकंड है। हमसे आगे एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा, ठीक है। वेस्ट इंडीज में एक देश है छोटा सा, वो हमसे आगे है चीनी के प्रोडक्शन में। तो ये दोनों था। ये आप देख रहे हैं शुगर केन, वास्तव में ये एक प्रकार की घास होती है जो ग्रोथ करती है, जिसके अंदर मिठास होता है, सुक्रोज कुछ बोला जाता है इसको, जो इसका मिठास वाला पार्ट होता है। और ये रूटन क्रॉप से 2-3 बार फसल दे देती है, यानी एक बार आपने इसकी बिजाई की तो इसका बीज नहीं होता, एक्चुअली में इसको काट काट कर बोना पड़ता है। उस पर आँख होती है, वहाँ से जड़ निकलेगी, वो तो नीचे चली जाएगी, आँख से पौधा निकलेगा, वो ऊपर आ जाएगा ज़मीन से, और ये रूटन विधि से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश इसका लीडिंग स्टेट है, ये आप बता दोगे, बाकी का तो कुछ नहीं। चलिए, ये आपका आ ही चुका है। यदि यील्ड की मात्रा की बात करें, उपज, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
शुगर केन के एरिया तो बहुत अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा शुगर केन होता है, बिहार में भी अच्छा खासा गन्ना होता है, लेकिन यहाँ पर यदि आप उपज की मात्रा की बात करोगे तो वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। नॉर्थ इंडिया में उपज की मात्रा कम होती है। उपज का मतलब गन्ने के खेत से टोटल कितना गन्ना हुआ, ठीक है, फिर उससे जितनी चीनी बनाई, उसमें रस कितना निकला, तो उस आधार पर यहाँ उत्तर भारत में थोड़ा कम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी सीजन है वो ज़्यादा लंबा होता है, रेनी सीजन छोटा होता है। साउथ इंडिया में क्या होता है, गर्मी काफ़ी लंबे समय तक पड़ती है और बारिश भी लंबे समय तक रहती है। इस कारण से वहाँ पर गन्ना अधिक लंबा, अधिक मोटा, अधिक रस वाला होता है। तो इस कारण से वहाँ पर जब चीनी बनाओगे तो ज़्यादा मात्रा में चीनी बनती है। वैसे आपको एवरेजली बता देता हूँ, 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम गन्ना आपके पास है तो 10 से 12 किलोग्राम चीनी या 10 से 12 किलोग्राम गुड़ ही बनता है। बाकी का सारा वेट लूज में चला जाता है। हालांकि जब इसकी कोल्हू से पिराई करते हैं तो जो खोई बचती ना, उस खोई का प्रयोग हम कर लेते हैं पेपर बनाने में, कागज बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखते हैं ये, चलो पहले तो आप एरिया देख लो। मैप ये हालांकि नहीं आना है आपका पेपर में, बट आप इसको जब 5 अंक का क्वेश्चन आए तो डायग्राम जरूर बना सकते हैं। तो देखिए ये पंजाब है, ये हरियाणा, ये यूपी, ये बिहार, इन सब में हो जाता है गन्ना। ये महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात में होता है। इसके अलावा ये कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत एरिया यहाँ का आप तेलंगाना का बता सकते हैं कि यहाँ तेलंगाना में गन्ना हो जाता है। ठीक है, तो ये सब थे गन्ने के एरिया। तमिलनाडु का एरिया भी आप बता सकते हैं कि तमिलनाडु में भी होता है। नेक्स्ट आता है टी, चाय। चाय वास्तव में एक बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। पेय, पेय का मतलब जिसका यूज पीने में किया जाता है। ठीक है, ये एक प्लांटेशन क्रॉप है, रोपण कृषि। पहले इसकी प्योत तैयार की जाती है, फिर इसको खेत में प्लांट कर दिया जाता है। चाय हमेशा ढलवा खेत पर ही लगाई जाती है, ढलवा जमीन पर, ढलान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार आप इसकी चाय प्लांट कर देंगे, झाड़ी को लगा देंगे इसमें, तो एक बार लगाने के बाद ये 50 ईयर से लेकर 60 ईयर तक चल जाती है। 50 से 60 सालों तक पत्तियां देती है। लेकिन खासियत क्या है कि इसको शावर वाली रेनफॉल अच्छी रहती है और पानी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। पानी हमेशा ढलान से नीचे उतर जाना चाहिए। जिस दिन पानी जड़ों में रुक गया उसी दिन झाड़ी खराब हो जाएगी, उसी दिन उगड़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा इसको पहाड़ी स्लोप पर ही लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, इसलिए इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। भारत वैसे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में ट्रेडिशनली चाय की झाड़ी होती रही है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में ब्रिटिश काल के बाद हुआ, क्योंकि भारत जब वो परंपरागत रूप से चाय पीने का शौकीन नहीं रहा, हम दूध दही खाने वाले समाज रहा है। चाय तो अंग्रेजों के बाद भारत में आई। नॉर्थ ईस्ट में चाय के प्लांटेशन शुरू हुई 1840-44 के आसपास से या उसके बाद, और आज भी भारत में जितनी चाय होती है उसका ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट कर दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम को, इंग्लैंड को। ठीक है, ब्लैक टी लीव्स ये फर्म्ड किए जाते हैं, यानी गर्म कर दिए जाते हैं। सीधा क्या होता है, पत्ता होता है ना हरे रंग का, उसको थोड़ा थोड़ा गर्म कर देंगे तो पत्ता सीधे की बजाय ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा और आपको वो दाने की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा ग्रीन टी, सीधे पत्ते तोड़िए और उसको उबालिए। एक्चुअली में जो चाय होती ना, इसके अंदर एक आ भी जाएगा, ये रहा कैफीन और टैनिन, ये होते हैं। ये दो कंटेंट होते हैं जिसके कारण से पीने के बाद हल्की सी स्फूर्दगी महसूस होती है, या हल्का सा ये कह लो कि ये हैबिचुअल कर देती है, हल्का सा नशा होता है। यानी हर रोज उसी टाइम चाय की तलब कह लीजिए या इच्छा कह लीजिए वो होने लग जाएगी कि चाय का टाइम हो गया, चाय बना लो ना। तो वो उसके पीछे कारण ये कैफीन और ये टैनिन होता है। इसी के कारण से लोग चाय के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये इसमें रिच कंटेंट होता है इसके पत्तियों में।
ये भारत की इंडिजीनियस क्रॉप रही है, स्वदेशी फसल रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और यहाँ पर ये ऐसी ढलवा ज़मीन पर लगाई जाती, वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों ऐसे लगाई जाती। ये आई गया आपका कि भारत में जो चाय है इसकी शुरुआत हुई थी 1840 में। ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत की थी ब्रह्मपुत्रा वैली में, ठीक है, आसाम की, और बाद में ये हिमालय के कुछ रीजन्स में भी बोई गई, जैसे वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार। वैसे भारत की सबसे वर्ल्ड लेवल की जो फेमस चाय है वो दार्जिलिंग में पैदा होती है। ये वेस्ट बंगाल के हिली डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक तरफ सिक्किम से लगते हैं और एक तरफ आसाम से, इसे भूटान से और मेघालय को टच करते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स साउथ इंडिया और कार्डेमम हिल्स साउथ इंडिया, वहाँ पर भी चाय की खेती हो जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी चाय की खेती कहीं कहीं पर ली जाती है। यदि बात करोगे चाय के उत्पादन की तो हम वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी चाय उत्पादन में आगे हैं। तो हालांकि हमारा इंडिया जो है वो भी चाय का लीडिंग कंट्री है। यदि एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में हमारा नंबर सेकंड है चाइना के बाद, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा चाय जो है अब भारत में ही यूज हो जाती है। इसके अलावा यदि आप बात करोगे चाय की पैदावार की तो सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है आसाम में, जो भारत का लगभग मोर देन 50% चाय पैदा करता है, 53% के आसपास। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक बेवरेज है, ये भी पीने के लिए यूज की जाती है। दोनों में, चाय में और कॉफ़ी में अंतर क्या होता है? चाय की पत्तियां यूज होती, कॉफ़ी की पत्ती यूज नहीं होंगी। कॉफ़ी को पहले आते हैं फूल, फिर बनते हैं बीज, उन बीजों को दिया जाता है पीस, और पीस के किसी डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और ऊपर ठप्पा मार देंगे नेस्कैफे। ओके, तो ये है इसकी प्रोसेस। तो कॉफ़ी का पाउडर यूज किया जाता है, चाय की पत्तियां यूज की जाती है। इसके सीड्स को रोस्टेड किया जाता है, यानी पकाया जाता है। ये भी एक बेवरेज है और इसकी 3 वैरायटी हैं किस्मों के आधार पर। 3 किस्म की कॉफ़ी होती है। देखो, एक होती है अरेबिका, एक होती है रोबस्टा और एक होती है लाइबेरिका। ये होती है भारत में जो कॉफ़ी हम पैदा करते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी की कॉफ़ी होती है, जिसको अरेबिका क्वालिटी कहते हैं। अरब प्रायद्वीप, अरब सागर के वेस्ट में, वहाँ से हम इसको लाए थे और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती है। अब ये भारत में काफ़ी पैदा की जाने वाली कॉफ़ी है। कॉफ़ी की जो, यदि आप वर्ल्ड लेवल पे बात करो तो भारत दुनिया में 8वां स्थान पर है कॉफ़ी उत्पादन में। सबसे आगे कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील है। याद होगा कॉफ़ी के बागों को ब्राज़ील में क्या कहते हैं? फेजेंडाज कहते हैं। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। वो कॉफ़ी उत्पादन में रैंक 1 पर है दुनिया में, और वहाँ पर कॉफ़ी के बगानों को फेजेंडाज कहते हैं। यदि भारत की बात करो तो भारत का रैंक 8वां है, और भारत में जो कॉफ़ी है वो वेस्टर्न घाट में पैदा की जाती है, और सबसे लीडिंग स्टेट भारत में कर्नाटका है। कर्नाटका भारत में कॉफ़ी का 2/3, 2/3, ठीक है, लगभग 66% से ज़्यादा कॉफ़ी अकेले कर्नाटका में पैदा होती है। ये आप बताएंगे। ये मैप पे भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक एरिया कौन सा है। चलो एक बार ये मैप है, मैप में दोनों ही देख लेते हैं। देखो, ये वाला एरिया तो है चाय का, ये वेस्ट बंगाल है। ये वाला एरिया जो ना, ये वेस्ट बंगाल का। दार्जिलिंग इधर है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, ये यहाँ है। ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा वैली आसाम में, यहाँ सबसे ज़्यादा चाय होती। इसके अलावा थोड़ी बहुत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी हो जाती है। यदि बात करोगे कॉफ़ी की तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा एरिया देखो ये है कर्नाटका का, थोड़ा बहुत तमिलनाडु, थोड़ा बहुत केरला का एरिया बीच में शामिल है, वहाँ पर भी आप कह सकते हैं।
ये सारा का सारा एरिया यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट में कॉफ़ी होती है। तो ये आपने बताना। ये आपके लिए मैंने ऐड कर दिए हैं, शायद आपके पास नहीं है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार क्विकली फिर बता देता हूँ। कौन सी फसल के कौन से लीडिंग स्टेट हैं, कौन सी फसल के कौन से लीडिंग स्टेट हैं, और जो आपसे मैप पे भी आपने बताने हैं उसके लिए मैंने ब्रैकेट में इन हर एक के आगे मैप लिख दिया है। तो देखते हैं लीडिंग स्टेट इन क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में अग्रणीय राज्य। बाजरे का लीडिंग स्टेट है महाराष्ट्र, कॉफ़ी का कर्नाटका, कॉटन गुजरात, ग्राम यानी चना मध्य प्रदेश, ग्राउंडनट मूंगफली गुजरात, सोरगम यानी ज्वार महाराष्ट्र, जूट में वेस्ट बंगाल, मक्का में कर्नाटका, रेप सीड या और मस्टर्ड यानी सरसों और तोरिया में राजस्थान, राइस वेस्ट बंगाल, याद होगा अमन, ओस और बोरो, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, शुगर केन में उत्तर प्रदेश, सनफ्लावर में कर्नाटका, टी में आसाम, तूर में महाराष्ट्र, व्हीट में उत्तर प्रदेश। मैप पे जो जो लीडिंग स्टेट पूछेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये मैप पे पहचानने आने चाहिए। मैप पे जो क्रॉप्स के लीडिंग स्टेट पूछेगा वो पूछेगा कॉफ़ी, तो कर्नाटका वो आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर आप लिखोगे, खुद आइडेंटिफाई करोगे कर्नाटका और लिखोगे ये कॉफ़ी का लीडिंग स्टेट है। गुजरात कॉटन का है, ठीक है। जूट वेस्ट बंगाल, चावल में भी वेस्ट बंगाल, अमन, ओस और बोरो, तीन तीन फसलें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। शुगर केन में उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है और चाय में असम। गेहूं में एरिया के आधार पर लीडिंग है उत्तर प्रदेश, लेकिन यील्ड के आधार पर वो है पंजाब। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसको थोड़ा क्विकली करेंगे। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देखो, वैसे तो यदि देखा जाए तो आज भी हमारे देश की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है। याद होगा आपको, आज 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है और पॉपुलेशन के टॉपिक आपको याद होंगे। 68.84% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में रहती है। अब कितनी बच गई? 31.16 इतनी पॉपुलेशन रहती है अर्बन एरिया में। अब जो ये 68% पॉपुलेशन है ये गांव में रहती है और इसका मुख्य रूप से जो कार्य है वो प्राइमरी एक्टिविटी के रूप में खेती करना, ठीक है। और खेती आज भी हमारी हैंड टू माउथ है, हैंड टू माउथ। बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं होती है, समय के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट बहुत ही कम हुए हैं और आज भी हमारी जो ज़्यादातर खेती होती है वो फूड क्रॉप्स की होती है, फूड ग्रेन्स की। या तो यहाँ के किसान जो है वो राइस की खेती करते हैं या गेहूं की खेती करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एरिया हमारा ज़रूर हमने जो पहले फॉलो लैंड था अब उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लिया है, ये आप बता देंगे। इसके अलावा हमने कुछ स्कीमें भी लॉन्च की हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक होती है IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा होता है IAAP, ये है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ये हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा 1960 के दशक में हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति, जिसके हम पैकेज टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, वो तरक्की हुई। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा, ये एक अंक का क्वेश्चन है। जो नए सीड थे HYV सीड जिनको आप बोलते हैं, ये रहा HYV सीड्स। इन HYV सीड में सबसे पहले जो फसल डेवलप हुई थी दुनिया में वो दो थी। एक वीट की पैदावार जो HYV सीड है वो डेवलप हुए थे मैक्सिको में, और दूसरी थी राइस, ये हुए थे फिलीपींस में। मैक्सिको जो है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में देश है मैक्सिको, और फिलीपींस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है और इंडोनेशिया के पूर्व में है। यहाँ पर राइस के बीज डेवलप हुए थे। बाद में हमारे देश के अंदर इसको पैकेज टेक्नोलॉजी के रूप में अपनाया गया 1970 के दशक में,
वो साल रहा था 1966 और 1967, 1966-67, तब हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसके कारण ज़्यादा पैदावार बढ़ी राइस और व्हीट की। लेकिन ड्रॉबैक ये हो गया था कि जिस एरिया में पहले हम मस्टर्ड लेते थे, पल्सेज लेते थे, वो एरिया धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ एग्रो इनपुट्स या एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई समय के साथ साथ, जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर बनाना, कल्टीवेटर बनाना, हैरो बनाना या खेती में काम आने वाले इक्विपमेंट बनाना। जैसे आज की डेट में तो आप ये भी कह सकते हो कि आज ड्रोन तक बना दिए हैं खेतों पर दवाइयों का छिड़काव करने के लिए। स्प्रे है, कोई फर्टिलाइजर का छिड़काव है, तो ऐसे ऐसे ड्रोन हमने बना दिए हैं कि दूर बैठ के आप कंट्रोल करिए, वो पूरे खेत पर स्प्रे कर देगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा बाद में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये आज़ादी के बाद आजकल इसका नाम है नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, 5-5 वर्ष की योजनाएं चलाता रहा है ये। और इसके द्वारा भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना रही, वो मुख्य रूप से खेती को ही डेवलप करने के लिए बनाई गई थी 1951 से 1956 तक। ठीक है, वो यहाँ नहीं लिखी होगी, कोई बात नहीं। तो इसके साथ साथ कुछ डेवलपमेंट और भी किए गए। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादा डीपली की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रीफली जो मेन बातें बता दी गई हैं इनको नोट कर लेंगे और इनको सेंटेंस में या कन्वर्ट करके पॉइंट में तब अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। कुछ बातें अभी आएंगी आगे, तो वहाँ से इसमें ऐड आप कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन।